नमस्कारम, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथिली स्नेही पर। अभी मैं मैथिली स्नेही चैनल पर अपने हिंदी साहित्य के आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास, उनके द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास रतिनाथ की चाची, इसको मैं अभी एपिसोड बना के आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अभी तक 4 एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आज मैं 5वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है, ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया से मुझे हौसला अफजाई करते रहें। मेरा ये ध्येय रहता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से साहित्य की हर विधा मैं आप लोगों के समक्ष परोसता हूँ। मेरा ये उद्देश्य ये है कि मैं ये जितनी भी साहित्य की जो भी विधा है, चाहे वो मैथिली साहित्य की हो या हिंदी साहित्य की हो, सब विधा मैं मोबाइल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो श्रोताओं, आपने देखा पिछले एपिसोड में, चौथे एपिसोड में आपने देखा कि रतिनाथ की चाची गौरी अपने नैहर तरकुलवा पहुंच चुकी है और वहां पर उनका जो उनके लिए ज़रूरी कार्य है, वो कार्य में उनकी मां लग चुकी है। उन रतिनाथ के जो पापा हैं वे उनको लेकर के रतिनाथ की चाची को तरकुलवा यानी उनकी नैहर को पहुंचा चुकी है। तो लीजिए, आज का ये 5वां एपिसोड। एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे इस एपिसोड को आप मेरे किसी फेसबुक पेज पर में देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो लीजिए, आज का ये 5वां एपिसोड। रतिनाथ को अपनी माँ याद नहीं है, थोड़ा सा आभास मात्र है। वह गौर श्याम थी, उसे दमा का रोग था। रतिनाथ की माँ को ज़्यादातर वह लेटी ही रहती थी, बस यही रति को याद है। माँ का चेहरा कैसा था? कपार छोटा, आंखें न छोटी न बड़ी, नाक नुकीली नहीं थी। माँ का प्रसंग छीरते ही एक भयानक दृश्य उस लड़के की आंखों के आगे नाच जाता था। वह नहीं चाहता था कि इस तरह का अप्रिय और भयानक दृश्य उसे याद आए, किंतु सिर्फ आंखें मूंद लेने से कोई बात मन में ना आए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है भैया। क्या थी वह बात? यही कि रतिनाथ की बीमार माँ बिस्तरे पर उतान लेटी पड़ी है और जयनाथ रुद्र रूप धर कर बेचारी की छाती पर बैठा है। हाथ में कुल्हाड़ी है। वह अपनी स्त्री की गर्दन रेतता जा रहा है। वह चिचिया रही है, लेकिन कोई इस नरवेद में हस्तक्षेप करने वाला वहाँ मौजूद नहीं है। माँ घिघियाती है। 3.5 साल का अबोध रत्ती ने यह दृश्य देखकर दम साध लिया और घर के कोने में बैठा हुआ वह कनखी से रह रहकर अपनी माँ बाप को देख रहा था। माँ की स्मृति के साथ वह भयानक चित्र रत्ती की आंखों के आगे आ जाता है। पिता का रौद्र स्वभाव के प्रति इस बालक के हृदय में प्रतिहिंसा की आग कभी कभी सुलग उठती है। तनी भौहें चढ़ी आंखें से वह बाप की ओर घूरता है, जिसकी चाची से सदैव घुल मिलकर बातें करता पाया है। उसने अपने बाप को उसी का अपनी माँ के प्रति यह नृशंस और रुक्ष व्यवहार रतिनाथ की समझ से परे की बात है। वह 4 साल का था तभी माँ मरी थी। माँ के बाद चाची ने ही उसकी देखभाल की थी। अकारण क्रोधी स्वभाव के इस पिता से चाची ही उसे बचाती आई है। इस बातों से रतिनाथ अपने चाची के लिए जान तक देने के लिए हाजिर रहता है। पिता के प्रति उसकी भक्ति या श्रद्धा बिल्कुल दिखावती है। हृदय से वह चाची को ही बाप और माँ सब कुछ समझता है। बच्चा था वो, बच्चा को क्या पता असलियत क्या है। आंगन में 3 घर थे। दक्षिण, पूर्व और उत्तर तरफ पश्चिम वाला डी खाली था। मिट्टी की 3 भीत और बांस के छप्पर खड़ से छारे हुए। पूर्व वाला घर चाची का था। दक्षिण और उत्तर वाले घर जयनाथ के थे। कमलनाथ को शुभंकरपुर से तो कुछ लेना नहीं था न देना। अपने हिस्से की जायदाद उन्होंने इन्हीं लोगों को सुपुर्द कर दी थी। इसी तरह जयनाथ और उमानाथ की रामगंज वाली जायदाद का उपभोग कमलनाथ करते थे। कमलनाथ पढ़े लिखे नहीं थे। उनके 3 लड़के थे, तीनों मूर्ख चपाट। यह मूर्खता इन लोगों के 4-5 पुश्त की विरासत से मिली थी। मिथिला में कहावत है कि मूर्ख का लड़का मूर्ख ही होता है, मगर पंडित का लड़का पंडित नहीं होता। परंतु पंडित का लड़का भी पंडित होता है, जैसा कि नील माधव उपाध्याय का पुत्र जय माधव था। नील माधव के 3 लड़के थे, जय माधव, बेनी माधव और श्री माधव।
इसमें 2 अपठित थे, उनके जिम्मे खेती बाड़ी का काम था। जयमाधव के 2 लड़के हुए, सोनमणि और राजमणि। सोनमणि ने व्याकरण का अध्ययन काशी में रहकर किया था। सोनमणि के एकमात्र लड़का हुआ इंद्रमणि, वही मूर्ख भगवान का छत्र सिंहासन बेचकर खा गया था। कमलनाथ आदि श्री माधव के परपौत्र थे। वैद्यनाथ ने पढ़ना प्रारंभ किया था, परंतु ब्याह के बाद उनकी पढ़ाई शीघ्रबोध और मुहूर्त चिंतामणि तक ही सीमित रह गई। आंगन के पश्चिम वाली निवास भूमि खाली पड़ी थी, उस पर मौसम के मुताबिक भिंडी, बैगन, मिर्ची वगैरह उपजाया करता था। इससे पूरब तालाब था, दक्षिण बाग और बांस। बाग में 4 ही 6 आम के पेड़ थे, 2 पेड़ कटहल के, एक बरहर का, एक सहीजन का, अड़हुल, इंद्रकमल, करवी, कनेल, थलकमल, थलकुमुदनी, हरसिंगार, बेला, 2-2 एक-एक झाड़ इन्हीं फूलों के थे। जबीरी नींबू का भी एक बड़ा झाड़ था। तालाब में रोहू, बुआरी, भाकुर से लेकर सिंघी, मांगुर, इचना, पोठी यानी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी मछलियाँ उपलब्ध थी। तालाब में इन लोगों का 18वां हिस्सा पड़ता था। तीनों भाइयों के बीच 9 बीघा खेत था, सो अलग पुरखों की लगाई हुई अमराई 6वां भाग उसमें भी होता था। 10 कट्ठा जमीन ऐसी थी जिसमें खौर होता था, जिसे ये लोग खड़हेड़ कहते थे। खड़ छड़ाने के लिए खड़ इन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। एक परिवार बहिया यानी कवास का भी था। कुल्ली राउत का परदादा ठिठर राउत था। उसने 7 रुपये में अपने को रतिनाथ के परदादा के हाथ बेच दिया था। ये सब प्रथा थी। बाबा के उपन्यास में आप लोग यही सब चीज़ देखेंगे। आप अचरज भी होगा कि पता नहीं उस ज़माने में क्या सब हुआ करता था। बाबा का रचना काल तो आप लोग समझते ही हैं कि कितना पुराना रचना काल है। गृहस्थी के उपयुक्त सब कुछ था, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। जयनाथ का मन खेती बाड़ी में तो लगता नहीं था। घर की यही हालत रहती थी। सारे खेत बटाई पर लगे हुए थे। पूरी उपज घर में नहीं आती थी। साल साल कुछ खेत बेचना या रेहन रखना पड़ता था। उमानाथ की माँ भला कर ही क्या सकती थी। कोई टोकता तो जयनाथ कह उठते, का चिंता मम जीव से, यदि हरि बिंबरो सींचते। यदि भगवान का नाम विश्वम्बर है तो फिर चिंता किस बात की। यानी अलिफ लैला बोला उनका जिंदगी था। खेत जोता ही रह जाएगा यदि बारिश ना हो। धन्य भगवान की जो धान उपजता है। हमारे तुम्हारे मुंह में दोनों जून 5-5 कौर भात जाता है। धन्य भगवान। जयनाथ को इस बात का बड़ा अभिमान था कि वह ब्राह्मण है। पूजा पाठ, गप सप, सैर सपाटा, बाबा बैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ, दुर्गा, तारा, काली, इनकी चर्चाओं के अतिरिक्त यदि और कोई वस्तु जयनाथ को प्रिय थी तो वह थी बिजिया बनाम भंग भवानी। भांग खाता खूब भांग खाता था। बम भोले की बूटी का समय पर सेवन हो, इसके वो पाबंद थे। जब आधा पहर दिन रहता तो जयनाथ के नित्य कृत्य का यह महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो जाता। इस सिलसिले में वह मौलवियों का दृष्टांत बड़े ही उल्लासपूर्वक दिया करते। देखो मौलवी लोग कहीं भी हो, गाड़ी पर हो, चाहे नाव पर हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, परंतु नमाज का समय जहाँ आया कि अंगोछा बिछाकर चट से घुटने टेक देते हैं। कितनी तत्परता है। और तब जोर जोर से जयनाथ भंग रगड़ने लगता। उसका दीप्त चेहरा और दीप्त हो उठता। बीच बीच में सोटे को रोककर कुंडी की ओर गौर से देख लेते और बोल उठते, सर्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। औरत मर गई तो लोगों ने कहा था दूसरी शादी कर लो जयनाथ, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। लड़का अभी बहुत छोटा है, उसकी देखरेख के लिए तो कोई चाहिए ना, इसलिए दूसरी शादी कर लो। नहीं, जीभ निकाल कर और दोनों हाथ से दोनों कान पर रख कर, और जयनाथ तब बोले थे, हरे हरे, इतना हल्का मुझे मत समझिए। जगदम्बा की कृपा होगी तो 10 वर्ष में रत्ती ही इस योग्य हो जाएगा। मैं तो अब यही प्रयत्न करूंगा कि देवघर या विंध्याचल का कोई मारवाड़ी अपने राम के लिए छोटी सी एक मरैया डलवा दे। बस सुनने वाले अवाक रह गए थे। कुछ साल जयनाथ रति को इधर उधर टांगते फिरे। पीछे लड़के ने एक दिन
झुँझलाकर कहा कि इस तरह मैं पढ़ नहीं सकूँगा। भुट्टू और टुन्नू मेरे सहपाठी थे, अब वह मुझसे एक दर्जा आगे बढ़ गए हैं। उमानाथ की माँ ने भी समझाया कि जयनाथ इस बात पर भी राजी हो गए कि लड़का गांव में ही रहे और संस्कृत लड़का पढ़े। तभी से रति अपनी चाची के पास रहता आया है। उमानाथ बुढ़ानाथ पाठशाला भागलपुर में रहकर पढ़ रहा था। इससे पहले कुछ दिन वह अपने मामा के पास मोतिहारी में रहा। बुद्धि मंद होने के कारण अपने पाठ उसे कभी याद नहीं हुआ। हिसाब में जोड़ना जैसे जैसे उसको आ गया, लेकिन गुना और भाग दिमाग में घुसता ही नहीं था। घर में आया हुआ घी पिघलाते समय उमानाथ की असावधानी से कढ़ाई में ही उलट गई थी। उमानाथ सारा घी, राख और चूल्हे की गर्म मिट्टी पी गई। मामा ने भांजे को इस अपराध के लिए 2 तमाचे लगाए और भागकर वह भागलपुर चला गया और अपने एक साथी के पास 5 साल से वहीं है। प्रथमा में पिछले साल फेल हुआ था, इस साल पास हो जाने की संभावना है। गीता भाषा टीका बाँचकर सुनाने से एक मारवाड़ी सीधा सामान देता है। रोज़ मालिश करवाकर पंडित जी कहीं से 2 रुपया मासिक और दिलवा देता है। वह घर बहुत कमाता है। यानी उमानाथ की भी वही वाली स्थिति है। एक बार रत्ती से भी उमानाथ ने कहा था भागलपुर चलने के लिए, परंतु रत्ती ने जवाब दिया, मध्यमा तक तो गांव में ही पढ़ा जा सकता है भैया, फिर क्यों ले जाओगे मुझे भागलपुर। रत्ती का कहना यथार्थ था। पंडितों के इस गांव में छोटी बड़ी 2 पाठशालाएं थी। एक लोअर प्राइमरी स्कूल था। छोटी पाठशाला के अध्यापक का नाम था पंडित योगानंद ठाकुर। व्याकरणाचार्य प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे जय वल्लभ दास। वे पुराने थे। हमेशा एक खजूर की छड़ी उसके पास पड़ी रहती थी। लड़कों को पीटते तो वो खूब थे और पढ़ाते भी खूब थे। बड़ी पाठशाला का नाम था श्री तारिणी संस्कृत टोल शुभंकरपुर। यह पाठशाला बहुत पुरानी थी। बिहार जब बंगाल सरकार की मातहत था। बिहार उस समय बंगाल सरकार की मताहत था। तब संस्कृत पाठशालाएं टोल कहलाती थी। वहीं पुराना नाम अब तक पाठशाला का चला आ रहा था। पंडित भी इसके बहुत ही वृद्ध थे। नाम था भुवन मिश्र। व्याकरण और धर्मशास्त्र में आप बड़े ही निपुण थे। दूर दूर के लोग पतिया प्रायश्चित लिखवाने आते थे। आसपास के इलाकों में धार्मिक बातों से लेकर जब विवाद उपस्थित होता तो फैसला आप पर ही निर्भर रहता। मिश्र जी के पास बड़ी उम्र के छात्र भी पढ़ा करते थे। जयनाथ को अब यही महत्वाकांक्षा थी कि लड़का पढ़ लिख कर अच्छा पंडित बने। रतिनाथ का भी पढ़ने में खूब मन लगता था और पढ़ने में तेज भी था। अपने साथियों में हमेशा वह बिजी रहा करता था। उसका मन था हिंदी अंग्रेजी पढ़ने का, मगर जयनाथ मास्टर को फीस देने के में बराबर आनाकानी करते। लोअर प्राइमरी का इम्तिहान देकर पिछले साल रत्ती आया तो अपर प्राइमरी की किताबें बाप से मांगी। इधर उधर टो देखकर जयनाथ को जब पता चला कि 4-5 रुपये सिर्फ किताबों में ही लग जाएंगे तो तय किया कि नहीं, कभी नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रातः स्मरणीय नील माधव उपाध्याय का बंधुधर म्लेच्छ की भाषा नहीं पढ़ेगा। बहाना बना दिया, नहीं पढ़ेगा। उस दिन धरती उलट जाएगी और आसमान से अंगारे बरसने लगेंगे। वकील बालिस्टर बनकर प्याज लहसुन और अंडा नहीं खाना है रत्ती को। उसे अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करनी है। बस एक फटा चिटा अमरकोश कहीं से उठा लाए और बेटा के हाथ में थमाते हुए कहा, क्या करना है अंग्रेजी पढ़कर, क्रिश्चियन बनना है। लो यह अमरकोश, जिस दिन यह कंठस्थ हो जाएगा उस दिन तीनों लोग तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। क्या समझते हो मैंने ज़्यादा पढ़ा है? नहीं बेटा, यही अमरकोश, थोड़ी लघु सिद्धांत कौमुदी, बस फिर देखो लोग मुझे पंडित पछाड़ कहते हैं। किसी तरह से बच्चे को वो प्रलोभित कर लिया। सिर से पैर तक रतिनाथ ने अपने पिता को देखा और फटा हुआ अमरकोश ले लिया। मन ही मन उसे बहुत अफसोस हुआ कि प्राइमरी स्कूल के पुराने साथियों से बिछुड़ना पड़ेगा। जयनाथ बोले, 2 पन्ने
इसमें नहीं है, सो मैं पाठशाला जाकर किसी से लिखवा दूंगा। एक दुअन्नी लगेगी जिल्द में, कोई बाजार जाएगा तो वह लेता जाएगा और बंधवा लाएगा। और हाँ, बिहार में गुरु श्रेष्ठ मतलब यह कि बृहस्पतिवार को विद्या प्रारंभ करना अच्छा है। आज कौन सा दिन है? शनिचर। रत्ती बोला। जयनाथ ने उंगली से हिसाब लगाकर कहा, शनि 1, रवि 2, सोम 3, मंगल 4, बुध 5 और बृहस्पति 6। आज से 6वें दिन हमारे साथ तुम चलना योगानंद ठाकुर की पाठशाला में। जय गणेश करके अमरकोश प्रारंभ कर देना। यही रतिनाथ के लिए व्यवस्था जयनाथ ने किया। सिर झुकाकर रतिनाथ ने पिता का आदेश मंजूर किया, परंतु हृदय उनका रो रहा था। रति अपने बाप से बहुत डरता था। जरा सी बात पर जयनाथ उसे पीटते थे। पिटाई में इस बात का ख्याल नहीं रखते कि 10-11 साल का बच्चा है, कोमल शरीर और लचीली हड्डियों में चोट ज़्यादा लगती होगी। छड़ी, करछी, चेहरा, लोढ़ी जो भी हाथ में पड़ जाता उसी से पीटने लगता। कभी कभी खम्भे में बांध कर भी पीटता। एक दफ़ा गर्दन पकड़ कर उठा लिया और धरती पर पटक दिया। वे घोर दंड उसे किन अपराधों के कारण सहने पड़ते थे? बहुत ही मामूली अपराध हुआ करते थे। खाते समय ज़मीन पर जरा सा पानी गिर गया, थाली से थोड़ी दाल बाकी रह गई, थाली में पैसा या अधन्नी चुरा ली, तालाब में नहाने चले गए, हाथ पैर पटक कर जरा तैर लेना चाहा, पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाते समय नाखून भर खरोच लग गई, लोग छिप कर कहीं तमाशा देखने निकल गया। इसी किस्म के अपराध हुआ करता था रति का। पिता के भय से रतिनाथ जी भर कभी दौड़ नहीं सकता था। खिलखिलाकर खूब हंसना उसके लिए स्वप्न की वस्तु थी, पेड़ पर चढ़ना कल्पना मात्र थी। चाची उसे बहुत बचाती थी। रत्ती से इसका रोम रोम चाची के प्रति कृतज्ञ था। इसी कारण से किसी के मुंह से चाची की शिकायत सुनता तो गुस्से के मारे उसके छोटे छोटे नथने फरकने लगते। और अभी चाची नहीं थी। जयनाथ ने एक दिन कहा था, उमानाथ की माँ 20-25 रोज में लौटेगी। यहाँ रति के यही अरसा रति के लिए पहाड़ था। बहुत ही बच कर उसे चलना था। रसोई तो खैर जयनाथ खुद ही खुशी कर लेते थे। घर के और कामों में भरसक रति भी हाथ बटाता। बचा हुआ समय वह पढ़ाई में लगा था। इंद्रमणि के घर में रामायण का एक बड़ा सा पोथा था, तुलसीदासी। रति ने निश्चय किया कि 5 दिन वह रामायण माँचने में लगा देगा। डरते हुए उसने बाप से अपनी इच्छा प्रकट की तो वे राजी हो गए। इंद्रमणि स्वयं तो अब थे नहीं। तीनों लड़कियां बाप के वैभव की मालकिन थी। चौथी लड़की चूँकि बिकौआ की औरत नहीं थी, ससुराल में ही रहती थी, उसका पति धनी था। बिकौआ इसमें कहा जाता है कि कई लोग जो उस समय में ऐसे मतलब ब्राह्मण में भी जो श्वेत कुल में होते थे उनको बिकौआ कहा जाता था। ससुर की जायदाद में हिस्सा बटाने की उस भले आदमी की कभी इच्छा नहीं हुई। ये तीनों लड़कियां की एक दूसरे से अलग हो गई थी। 10-10 बीघा खेत एक दूसरे के हिस्से पड़ा था। 3 में से एक निसंतान थी। एक के एक लड़का और दूसरे की 2 लड़कियां थी। तीनों नाम मात्र की सदवा थी। 5 दिन में रति अयोध्या कांड के अंत तक पहुंच गया था। बृहस्पति के दिन रतिनाथ ने पाठशाला में जाकर अमरकोश पढ़ना प्रारंभ किया। जयनाथ ने अपने बटुए से एडवर्ड छाप का 1 रुपया निकाला और लड़के के हाथ में धर दिया और कहा, गिरो पंडित जी के पैरों पर और प्रणाम कर लो। रति ने रुपया गुरुजी के पैर पर रख दिया, फिर प्रणाम किया। गदगद होकर पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, आयुष्मान भव। तो श्रोताओं, आपने इस एपिसोड में देखा, इसमें रतिनाथ के बारे में वर्णन किया है। बाबा रतिनाथ के बाप के बारे में भी बहुत कुछ बताया और रतिनाथ की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, रतिनाथ के बारे में सब कुछ बताया। आग्रह संपूर्ण एपिसोड को सुनिए, स्किप करके मत, सब सुनिए। संपूर्ण एपिसोड सुन के अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। अंत में मैं वही बात कहता हूँ कि हमारे श्रोता, आप चाहे गांव में रहते हो या प्रदेश में जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें। माता जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप लोगों पर बरसती रही है। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।